जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। लो जी, आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था 12वीं बोर्ड के बच्चों को, वो राजस्थान बोर्ड ने अब कर दिया है। आपका मॉडल पेपर है, सभी विषयों के है, वो जारी कर दिए हैं और इसी का आप और हम सब इंतज़ार कर रहे थे। इस मॉडल पेपर में हम आए हुए प्रश्नों को और इससे जुड़ी हुई सभी बातों को, इसके पैटर्न को हम अच्छे से जानेंगे ताकि आपको पता चल सके भी आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा, किस प्रकार के उसमें प्रश्न आएंगे। और बोर्ड से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं हम आज समझेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वो उन सारी बातों को जान लेंगे, उन सारे प्रश्नों को जान लेंगे जो आपके दिमाग में अब उठने वाले हैं भी इस मॉडल पेपर का मतलब क्या है और इसके क्या और किस प्रकार से हैं वो फ़ायदा हम बोर्ड पेपर के अंदर उठा सकते हैं, ये आगे हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये कक्षा 12 भूगोल का पेपर जो मॉडल पेपर के रूप में आए हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पत्र की जो योजना है उसको समझ लेते हैं। 2 घंटा 45 मिनट का पेपर होगा। पूर्णांक यहाँ 80 लिखा है जो टोटल, लेकिन बोर्ड के अंदर जो आपका लिखित पेपर होगा वो 56 नंबर है। ये यहाँ 80 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है। तो 56 नंबर का बोर्ड के अंदर आपका पेपर है वो होगा। सबसे पहले तो ये समझ लें। उसके बाद में जो अंकों की बात है, 56 नंबर का जो डिवाइडेशन है वो भी आप जान ले। सबसे पहले ज्ञान आधारित जो प्रश्न आएंगे उनके अंक होंगे 19। ज्ञान का मतलब सीधी सादी बात पूछ लेंगे, कोई परिभाषा पूछ ली, किसी व्यक्ति विशेष का नाम पूछ लिया, सीधी कोई जनसंख्या का आंकड़ा पूछ लिया। इस प्रकार के सीधे सादे जो प्रश्न आते हैं जो कोई घुमाव फिराव वाले नहीं होते, वो 19 नंबर के आएंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपका अवबोध। अवबोध का मतलब होता है जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको उसकी गहराई को जान सकें भी, जैसे किसी चीज के होने का कारण आप जान सकें भी, वो चीज क्यों हुई है, उन अंतरों को जान पाएं। उस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वो 23 नंबर के होंगे। उसके बाद में आएंगे तीसरा अभिव्यक्ति वाले जो प्रश्न हैं, जो आपकी जैसे होता है भी कोई बात कह दी भी आप अपनी राय दीजिए, किसी चीज में अंतर बताइए। इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो 10 नंबर के होंगे। उसके बाद में चौथे टाइप के जो प्रश्न है वो मौलिकता के होंगे, यानी जो बड़े वाले प्रश्न होंगे मौलिकता, यानी आप अपने विचार उनके अंदर लिख सकते हो। उनका अंक बार है वो 4 नंबर का रहेगा और इसमें आपके मानचित्र भी शामिल रहते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता का जो वर्गीकरण है जब पेपर बनाया जाता है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 56 नंबर का पेपर है वो आपका बोर्ड परीक्षा के अंदर आएगा। अब आप देखिए आगे की कहानी क्या है। अब है भी प्रश्नों के अंक भार की बात। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न आएंगे वो 13 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अति लघुतरात्मक 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी उनकी संख्या 4 रहेगी और वो 1-1 नंबर के होंगे। लघुतरात्मक जो प्रश्न आएंगे वो 12 नंबर के होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का होगा। दीर्घ उत्तर वाले जो प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर वाले, उनकी संख्या 3 रहेगी। बड़े प्रश्न हैं वो 2 आएंगे 4-4 नंबर वाले और उनके सभी के अथवा भी आपको मिलेंगे। और 2 नंबर के 2 प्रश्न आपके मानचित्र के होंगे जिसमें एक विश्व मानचित्र का और एक भारत के मानचित्र का। तो मानचित्र का जो अंक विभाजन है वो अब 1-1 नंबर का रहेगा। तो इसका मतलब टोटल जो प्रश्नों की संख्या है इस तरीके से 36 हो जाएगी। हालांकि पहला जो प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव उसके अंदर ही बाकी के सारे प्रश्न आएंगे तो ऑल ओवर प्रश्नों की संख्या आपको कम मिलेगी, लेकिन अंदर के बाहर के सारे गिनेंगे तो 36 प्रश्न है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और कौन से कितने नंबर के हैं उनकी बात, 1-1 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे 17। उसके बाद 12 प्रश्न 1.5 नंबर के, 3 प्रश्न 3-3 नंबर के, 2 प्रश्न है वो 4 नंबर के और 2 प्रश्न मानचित्र के आएंगे जो कि जो 2-2 नंबर के होंगे। ये चीज आ गई आपकी। अब इतनी बात समझ में आ गई। जो मौलिकता वाली जो बात की थी वो यही चीजें हैं भी, जो मानचित्र के जो 2 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के, ये मौलिकता यानी मानचित्र वाली जो बातें हैं यहाँ पर। उसके बाद में विषय वस्तु का अंक बाहर है। अब ये समझ लीजिएगा, पहले भी आपको ये चीजें बताई जा चुकी है, अब यहाँ थोड़ी सी अच्छे से समझ लेना, कुछ चीजें इसमें चेंज है
कुछ चीजें सेम हैं जो आपको अंक बार पहले बताया जा चुका है, परसेंटेज से मतलब नहीं। पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र 4 नंबर का है। दूसरा है जो विश्व, ये वीरत लिखा है, विश्व जनसंख्या वितरण वाला, ये 2 नंबर का रहेगा। जनसंख्या संगठन वाला जो चैप्टर है वो 4 नंबर का, यानी पहले यूनिट वाइज अंक विभाजन दिया था, अब हमें चैप्टर वाइज अंक विभाजन मिल रहा है, तो गौर से समझ लीजिएगा, बहुत फायदा रहेगा। तीसरा चैप्टर 4 नंबर का। चौथा चैप्टर प्राथमिक क्रियाओं वाला 2 नंबर का। पांचवा चैप्टर द्वितीय क्रियाओं वाला अब 5 नंबर का है। छठा है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप वाला जो चैप्टर है वो आपका 5 नंबर का रहेगा। मानव बस्ती वाला जो अंतिम चैप्टर है आपका वो 4 नंबर का रहेगा, और विश्व मानचित्र है वो 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद में सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड बुक में इंडिया जनसंख्या वाला है, ये 2.5 नंबर का रहेगा, और प्रवास वाला जो चैप्टर है दूसरा आपका, ये 1.5 नंबर का। पहले ये पूरी यूनिट 4 नंबर की थी, लेकिन अब यहाँ चैप्टर वाइज सब क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मानव बस्तियां 4 नंबर की, भू संसाधन कृषि वाला 3.5 नंबर का, जल संसाधन वाला 5.5 नंबर का, खनिज और ऊर्जा संसाधन है वो 1 नंबर का, निर्माण उद्योग 4 नंबर का, परिवहन और संचार है वो 4 नंबर का, और भारत का मानचित्र वाला जो प्रश्न आएगा वो आपका 2 नंबर का। तो ये तो हो गया अब आपका चैप्टर वाइज है वो अंक विभाजन। पहले जो आपको यूनिट का पता था, अब आपको चैप्टर वाइज सारी बात है वो पता चल गई। लो जी, ये जो आपका मॉडल पेपर है, इस प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट जान ले अब भी, किस चैप्टर से लघुत्तरात्मक, किस प्रकार से क्या चीजें आएगी वो अब आप क्लियर कर लीजिएगा। पहला जो चैप्टर रहेगा उसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक प्रश्न है ये लघुत्तरात्मक आएगा, और एक है वो भी लघुत्तरात्मक। तो 2 प्रश्न लघुत्तरात्मक हो गए, लेकिन ध्यान रख लेना एक प्रश्न है वो अवबोध आधारित रहेगा, एक प्रश्न है वो अवबोध आधारित है, और एक प्रश्न है वो ज्ञान उपयोगी है, और एक ज्ञान का। तो ज्ञान का एक ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर एक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का लघुत्तरात्मक, वो अवबोध आधारित हो गया, और एक ज्ञान उपयोगी, यानी एक तो किसी चीज के होने का कारण पूछ लेगा आपसे, और दूसरा आपका थोड़ा सा घुमा के भी आप अपनी राय वगैरह दीजिए, इस प्रकार से प्रश्न आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है जो विश्व जनसंख्या वाला है, एक वस्तुनिष्ठ आ गया, और एक इसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो मिल जाएगा आपको, और उसके अलावा ये 2 ही प्रश्न विश्व वाले से। तीसरा जो प्रश्न है जनसंख्या संगठन वाला, इसमें आपको एक निबंधात्मक प्रश्न मिलेगा 4 नंबर का हो गया। और चौथा जो चैप्टर प्राथमिक क्रिया वाला, एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एक प्रश्न अति लघुत्तरात्मक हो जाएगा इस चैप्टर से, और द्वितीय क्रियाओं से एक वस्तुनिष्ठ हो गया, एक आपका अति लघुत्तरात्मक हो गया, और एक 3 नंबर का प्रश्न है वो आपका बोध आधारित है, वो प्रश्न हो जाएगा। उसके अलावा तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ। तो आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हर चैप्टर से एक एक ही लिया जाएगा, तो वो तो एक सामान्य बात होगी। मेन प्रश्न आपको देखना है जो अवबोध और ज्ञानोपयोगी है वो प्रश्न। तो ये सारी कहानी अब आपके सामने, तृतीयक चतुर्थक में एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक अति लघुत्तरात्मक हो गया, और एक प्रश्न है वो दीर्घ उत्तर वाला आ जाएगा। मानव बस्ती में एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर का हो गया, और 1.5 नंबर का ही एक दूसरा लघुत्तरात्मक, लेकिन वो ज्ञानोपयोगी प्रश्न होगा। फिर एक विश्व मानचित्र का हो गया। आपको ध्यान रखिएगा मानचित्र वाले जो प्रश्न है 4 नंबर का है, 2 नंबर के 2 हैं वो मौलिकता आधारित हो गए। ज्ञान एक बार फिर बता दूं, ज्ञान सीधी सादी बात पूछेगा, आंकड़े पूछेगा। अवबोध यानी जिसमें क्यों और कारण वाले प्रश्न आएंगे वो अवबोध में आएंगे। ज्ञानोपयोगी यानी उस ज्ञान का इस्तेमाल दैनिक जीवन में उस चीज का किस प्रकार से यूज होता है, थोड़ा सा घुमा के जो प्रश्न आता है वो ज्ञानोपयोगी प्रश्न है वो होता है। उत्तर आपके पढ़े होते हैं, बस प्रश्न की भाषा को ही समझना होता है। मौलिकता में डायग्राम वाले प्रश्न आगे। फिर इंडिया वाली बुक से एक ऑब्जेक्टिव, जनसंख्या वाला पार्ट है तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, और 1.5 नंबर का एक जो लघुत्तरात्मक हो गया। प्रवास वाले चैप्टर से 1.5 नंबर का एक प्रश्न आ जाएगा। मानव बस्ती वाले से एक ऑब्जेक्टिव हो गया, और 1.5 नंबर का है वो आपका इसमें लघुत्तरात्मक हो गया, और 1.5 नंबर का ही फिर लघुत्तरात्मक हो गया, लेकिन ज्ञानोपयोगी होगा। भू संसाधन वाले में ध्यान रख लेना 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी इसमें रिक्त स्थान वाला भी आ जाएगा। 1.5 नंबर का एक लघुत्तरात्मक हो गया। जल संसाधन वालों में एक ऑब्जेक्टिव और 1.5 नंबर का एक आपका लघुत्तरात्मक हो गया, और 3 नंबर वाला प्रश्न आएगा एक इसमें से।
खनिज और संसाधन में 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें और तो कोई 1 ही नंबर का है ये इसमें। और उसके अलावा निर्माण उद्योग की अगर हम बात करें, निर्माण उद्योग वाले में अगर बात करेंगे तो आपका 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा। परिवहन और संचार में 1 नंबर का, 1.5 नंबर का एक प्रश्न आ जाएगा, 1.5 नंबर का फिर एक प्रश्न आ जाएगा और इंडिया मानचित्र आ जाएगा। तो यहाँ प्रश्न पत्र में जैसे बात होगी कि मूल 21 प्रश्न आएंगे, वैसे टोटल आपको हमें बता ही दिया ऊपर 36 आ जाएंगे। टोटल अंदर बार के सब गिनेंगे 36 है, लेकिन मूल रूप से 21 आएंगे। और उसके अलावा प्रश्न संख्या 16 और 20 में एक आंतरिक विकल्प है वो भी आपको मिलेगा। और यहाँ जो बातें बताई गई है तो इसमें समझ लें, कोष्टक में बाहर की संख्या है वो अंकों की है और भीतर है वो प्रश्नों की द्योतक है। जैसे इसकी बात करें यहाँ तो 1.5 है ये अंक है और ब्रैकेट में जो 1 लिखा है ये उसके अंदर प्रश्नों की संख्या है। ये तो इसके ब्लूप्रिंट की जानकारी है वो हमें यहाँ पर करवाई गई है। ये जो पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट है और इसी के आसपास का ब्लूप्रिंट वहाँ बोर्ड परीक्षा में रहने की संभावना रहेगी। ये लीजिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 पूर्णांक 56, समय 2 घंटे 45 मिनट। वही आपको पेपर के अपने रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें लिखने हैं, सभी उत्तर एक साथ लिखने हैं। और अगर पेपर क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो हिंदी भाषा के प्रश्न हैं वो ही सही माने जाते हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा में जो लिखा हो उसको सही मानना है। तो ये इतनी बात आ गई। और उसके बाद यही सेम बात रिपीट हो गई। चलिए अब पेपर अपना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले 9 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव, जैसे प्रश्न दिया है एक परिभाषा का प्रश्न दिया, मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों के अध्ययन की बात है। तो पूछ रहा है भी ये किसकी परिभाषा है, आपको अच्छे से पता है भी ये रेड जेल की परिभाषा है, पहले पार्ट से ली गई है। पहले का दूसरा प्रश्न है कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है, तो इनमें बताना है तो कौन सा हो गया, औद्योगिकरण अपना आर्थिक जो कारक है वो है। उसके बाद क्या निम्न में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है, तो वो चावल हो गई। और इसी प्रकार कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, तो मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। एक बात गौर करते रहिएगा साथ में, मैं आपको जिस तरीके की तैयारी करवा रहा हूँ आपके बोर्ड के जो प्रश्न हैं उसी के इर्द गिर्द ही हैं। इसका मतलब हम सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है, ये लंदन हो गई। उसके अलावा भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित हुई थी, 1872 में हुई थी। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में बांटा है, 6 वर्गों में बांटा है। आप अभी जो मॉडल पेपर अपनी तरफ से जो पढ़ रहे थे उसमें सब थे ये। कौन सी रबी की फसल है इसमें ये छांटना है, तो अब आप अच्छे से इसमें गौर करके बता सकते हो भी हाँ गेहूँ है वो रबी की फसल है। उसके अलावा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ऐशक का प्रयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का ऐशक पूछा है आपसे तो वो कौन सा हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके 9 क्वेश्चन, तो हिंदी और इंग्लिश में आएंगे। उसके बाद में रिक्त स्थान के 4 प्रश्न आएंगे। तो इसका मतलब हमें चैप्टर जो भूगोल के अंदर हैं वो सारे गौर से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि लाइन तो कहीं से उठाकर दे दी जाएगी। हाँ एक चीज और बता दूं भी लाइन ऐसी ही होगी जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो और जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, यानी जो अच्छा प्रश्न बनने लायक जो बात होगी वही यहाँ खालिस्तान में आएगी। जैसे पहला है कि प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है वो क्या कहलाती है, वो योजक कहलाती है भाई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, योजक हो जाएगा। क्या भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है भाई। क्या नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध खालिस्तान संसाधनों के संरक्षण से है, तो जल संभर, ये जल संभर से संबंधित बात है, तो जल संभर संसाधनों के संरक्षण से है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो कहाँ स्थित है, वो हैदराबाद में स्थित है। तो आपको यहाँ खालिस्तान में हैदराबाद भरना है, परीक्षा में सीधा उत्तर लिखना है आपको। तो इस प्रकार से ये खालिस्तान वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके बाद में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 4 और प्रत्येक प्रश्न है वो 1-1 नंबर का होगा। तो टोटल प्रश्नों की बात, अब प्रतिकर्ष के 2 उदाहरण आपको देने हैं, ये बात अपने कर चुके हैं, प्रश्न आ चुके हैं। विवर्त जनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है,
वो क्या है ये बताना है। विधिवत तरीके से जो खनन करते हैं हम, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योगों में एक अंतर बताइए। विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु आप एक सुझाव है वो दीजिए। तो ये 4 प्रश्न आप इस प्रकार से आपको हमें तैयार करने हैं। हम इजीली इन चीज़ों को कर लेंगे, आप किसी प्रकार की घबराहट मत रखिए, बस एक बार प्रश्नों के ऊपर गौर कीजिए और आप समझेंगे भी बहुत सी चीज़ें हम लगभग कवर कर चुके हैं। फिर आपका सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाएगा लघुतरात्मक, जिसमें 1.5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसमें एक तो आ गया संभववाद को स्पष्ट कीजिए। तो संभववाद की जो परिभाषाएं हैं उससे जुड़ी जो 2 बातें हैं वो लिखनी है, संभववाद की परिभाषा आ जाएगी इसमें। और उसके बाद में आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है। तो अब आप समझिएगा, ये प्रश्न समझो आप, नवनिश्चयवाद का महत्व, तो यानी इसकी इंपॉर्टेंस पूछी है भी, हम नवनिश्चयवाद का फायदा क्या है। तो ये प्रश्न किस प्रकार का है, ये ज्ञानोपयोगी, तीसरा जो टाइप था ना अपना, उस प्रकार का प्रश्न है। तो उसमें इंपॉर्टेंस की बात आ गई, तो इस प्रकार के प्रश्न शामिल रहते हैं ज्ञानोपयोगी में। मानव बस्ती की परिभाषा, ये सीधा ज्ञान का प्रश्न है। ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के 3 उपाय बताइए, उपाय की बात आ गई, ये भी ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आ जाता है। प्रवास के 2 कारण बताइए, ये आपका जो दूसरा टाइप था अवबोध वाला, उस प्रकार का प्रश्न हो गया इसके अंदर। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, तो ज्ञान का एक प्रश्न हो गया। भारत में गुच्छित बस्तियों के 2 उदाहरण देने हैं, तो ये उदाहरण वाला जो प्रश्न है ये आपका अवबोध का प्रश्न हो गया। फिर कह रहा है कि आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया। तो ये भी किस प्रकार का प्रश्न हो गया, ये आपके अवबोध का प्रश्न हो गया। साझा संपत्ति संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए, सीधा प्रश्न हो गया। जल संवर्धन से आप क्या समझते हैं, ये सीधा ज्ञान आधारित प्रश्न हो गया। फिर आपका देखिए सुमेलित करने का प्रश्न भी आ सकता है। आपके एक तरफ राष्ट्रीय जलमार्ग दिए हुए हैं और साथ में उनके विस्तार दिया गया है, तो आपको मैच करके बताना है भी कौन सा कहाँ है। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, ये हल्दिया इलाहाबाद का विस्तार है, तो इस प्रकार से मैच करके बताने हैं हमें। उसके बाद में है बड़ी लाइन और मीटर लाइन में है वो अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में परिवहन वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये लिया गया है 1.5 नंबर का प्रश्न, तो इस प्रकार का प्रश्न। फिर आपका सेक्शन सी आ जाएगा जिसमें 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे, और इन प्रश्नों में 16 से लेकर आगे तक के जितने भी प्रश्न होंगे सभी में आपको अथवा मिलेंगे। सबसे बड़ी बात इसको समझिएगा आप, 16 से लेकर आगे जितने भी प्रश्न होंगे सभी में आपको अथवा मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर हम बड़े प्रश्नों की बात करें तो अगर आप 60% सिलेबस तैयार कर लेते हो तो आप मात नहीं खाओगे। प्रश्न है जैसे भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, या फुटकर व्यापार का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार से अथवा में एक ही चैप्टर के दोनों चीज आपसे पूछ ली, आपको जो मन करे उसके बारे में आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए या आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। उनके टाइप्स बताने हैं और उनके बारे में एक एक बातें हैं, जो मेन को एक एक 2 लाइन में वो बातें लिखनी है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की 3 विशेषताएं बताएं, 3 नंबर की एक एक बात लिखनी है। या जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों को आपको संक्षेप में है वो बताना है। तो ये कारण की बात आ गई, विशेषताओं की बात आ गई, तो ये किस में शामिल रहता है प्रश्न, ये अवबोध का प्रश्न हो गया आपका। उसके बाद में अब आगे आपके निबंधात्मक 4-4 नंबर के प्रश्न, इसमें भी आपको अथवा मिलेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक, अधिक लिखा है ये आर्थिक है भाई, इंग्लिश में क्लियर हो जाता है, आर्थिक कारकों का वर्णन है वो करना है। या अथवा में है भी लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, एशिया देशों में कम लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख करना है। तो दोनों में ही कारक भी कारण ही होते हैं, तो दोनों ही कारणों का प्रश्न है, यानी किस प्रकार का हुआ, ये आपका अवबोध आधारित है वो प्रश्न हो गया। 20वां प्रश्न है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए, सीधी थ्योरी टेकनी है इसमें। उसके बाद नई औद्योगिक नीति में भारत के औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया, चर्चा करनी है, इसके बारे में पॉइंट है वो लिखने हैं आपको 4 नंबर के। और उसके बाद 21वां 22वां प्रश्न है वो मानचित्र का है। ये 21वां है विश्व का मानचित्र आपको दिया जाएगा और उसमें सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाना है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको जो मेन पॉपुलेशन वाला जो आपका चैप्टर है उसके मेन जो कंट्रीज हैं, अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं
जो टॉप 10 कंट्रीज हैं विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले, तो उनको आप जरूर विश्व मानचित्र के ऊपर अभ्यास करना है। और इसके अथवा में है भारत का मानचित्र आएगा। इसमें वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योगों के भीलवाड़ा, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, वाराणसी है, ये दिए गए हैं। एक चीज़ इस प्रकार से आपको ये उस पर अभ्यास करना है। और इसमें राजस्थान के 1 या 2 लोकेशन है वो जरूर आपसे पूछी जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हो, ये इस जो प्रश्न है आपका 21-22 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर के, ये मानचित्र वाले। तो ये जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, हमने उसकी बात की है। अब रहेगी आपकी बहुत सी बातें कि सर क्या इस मॉडल पेपर पे जो प्रश्न आ गए हैं क्या यही हमारी बोर्ड परीक्षा में आएंगे? पहले तो इसका उत्तर आप जान लीजिए। ये जरूरी नहीं है भी इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न आ गए हैं वो ही वैसे के वैसे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आए। ये एक पैटर्न दिया है भी इस बार का बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है भूगोल का वो किस प्रकार से आएगा। ये टीचर्स को और स्टूडेंट को बताने के लिए ये चीज़ हमेशा जारी की जाती है जब जब पैटर्न चेंज होता है। कोविड के कारण थोड़ी परिस्थितियां बदली है तो बहुत कुछ चेंज आया है। हाँ, लेकिन इसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोगी और मौलिकता, मौलिकता यानी डायग्राम की बात, तो 3 चीज मेन है, ज्ञान, बोध और ज्ञानोपयोग। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे इन चीजों को नहीं समझ पाते। भी सीधे साधे प्रश्न, थोड़े से घुमा के यानी क्यों और कारण वाले प्रश्न, और तीसरे आ जाते हैं अपने जो महत्व वाले, कोई प्रश्न आ गया, उस किसी की इंपॉर्टेंस है, कोई उपाय आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न। तो उन सब तथ्यों को समझते हुए आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है। पास होने वाले बच्चों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं, आप इजीली थोड़ी सी मेहनत करके भी आप अच्छे से भूगोल के अंदर फर्स्ट डिवीजन बना सकते हो। लेकिन ज्यादा गंभीरता की बात उन बच्चों के लिए है जिनका मिशन है 90+ लेने का, 100 में से 100 जो लेना चाहते हैं भूगोल में। भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। तो आपको इस पेपर के अंदर आए हुए प्रश्नों को तो याद भी करना है, समझना भी है, क्योंकि हो सकता है 1-2 प्रश्न इनमें से रिपीट हो जाए। तो वो 1-2 प्रश्न रिपीट होने की संभावना है, जरूरी नहीं आए। हो सकता है बोर्ड का पेपर पूरा का पूरा ही नए प्रश्न हो सारे, इसमें से एक भी नहीं है, और हो सकता है कुछ प्रश्न रिपीट हो जाए। तो लेकिन अब हमें ये मॉडल पेपर आया है तो इसको तो तैयार करना ही करना है, समझना ही समझना है इसको। और कई बच्चे तो क्या है, प्रश्न उत्तरों पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि आपने गौर किया होगा मैं यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ भी आपके बोर्ड के अंदर जो पेपर आना है उनमें किन मुद्दों को छुआ जाएगा। वो मुद्दे हैं ये ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति जिसको ज्ञानोपयोगी कहते हैं, और मौलिकता। बार बार समझा रहा हूं, ज्ञान सीधे साधे प्रश्न, बोध जिसमें क्यों और कारण वाले प्रश्न, अभिव्यक्ति जिसमें आपसे कोई उपाय पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंस वाली जो बातें आएंगी वो मौलिकता यानी मानचित्र वाले आधारित प्रश्न। इन चीजों को जो बच्चा समझेगा, जिसका मिशन अब की बार 90 पार का है, तो वो बच्चा जरूर फायदा उठाएगा इस मॉडल पेपर से। और सबसे बड़ी बात, हमने आज तक जो प्रश्न तैयार किए हैं वो प्रश्न भी इसके अंदर हैं, और कुछ 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत थी। आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे ना भी आप जो अब क्वेश्चन डाल रहे हो सर पीडीएफ भी डाल दो। मैं इस वजह से नहीं डाल रहा था क्योंकि मुझे सिर्फ ये पता करना था भी बोर्ड इस बार ज्ञान, अवबोध और अभिव्यक्ति का जो संख्यात्मक अनुपात है, जो चैप्टर वाइज है, वो किस प्रकार से रखेगा इस चीज का। अब आपके कुछ ही दिनों में सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी मिल जाएगी अपने सिद्धि विनायक संग्रिया का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। तो 90+ पार की सोचने वाले जो बच्चे हैं, 100 में से 100 की सोचने वाले बच्चे हैं, वो इस पेपर को बताने में मैंने जो आपके लिए मेहनत की है, ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, इन चीजों को समझना है। इसमें आए हुए प्रश्नों को तो तैयार करना ही करना है, और उसके अलावा उन हर चैप्टर में इस पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो आपको पढ़ने और समझने हैं। और जो हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो आप उन वीडियोस को एक बार थोड़ी स्पीड बढ़ाकर ही देख लें चाहिए, जरूर दोबारा आप सुनिएगा, क्योंकि 90+ बनाना चाहते हो तो इस ज्ञान बोध की कहानी को समझना पड़ेगा। वहाँ गच्चा खा सकते हो और आप नंबर है वो कटा सकते हो, लेकिन मुझे पता है आप सब बच्चों को ये कहानी समझ में आई है।
तो इस प्रकार की ही कहानी हर सब्जेक्ट की है। और अगर आप यहाँ से समझ जाओगे तो उसके बाद पॉलिटिकल, हिस्ट्री, उन सब्जेक्ट में जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल नहीं रहेगी। भी बेसिक चीज जब समझ में आ जाती है तो किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती। तो अब मैं आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं। अब हम, क्योंकि अभी आपकी हाफ ईयरली एग्जाम है वो अब होने ही वाले हैं, कुछ दिन रह गए। आप हाफ ईयरली पर फोकस कीजिए अभी, क्योंकि हाफ ईयरली का जो पेपर है वो अब सब कुछ तैयार हो चुका है, उनका इस मॉडल पेपर से कोई लेना देना है वो नहीं है। एक तो ये क्लियर कर लीजिएगा, हाफ ईयरली अपने तरीके से होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी है। ये हम बोर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ, जो आपका मार्च के अंदर जो फाइनल पेपर होना है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी कहानी हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो आप अच्छे से इस बात को क्लियर कीजिएगा। हाफ ईयरली के अंदर इस चीज को लेकर मत उलझ जाइएगा अभी, वहां तो कैसे भी कोई ज्ञान बोध अभिव्यक्ति पर बहुत ज्यादा फोकस है वो नहीं किया जाएगा, लेकिन बोर्ड के पेपर में इस चीज को फॉलो किया जाता है। तो इसलिए अभी आप हाफ ईयरली दीजिए और कोशिश कीजिए इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी है वो रेगुलर रखिए। मैं आपके साथ हूँ, पहले भी था और आगे भी रहूँगा, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आगे भी रिवीजन कार्य है वो जारी रखेंगे। और अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको चीज़ें उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो कैसा रहा ये प्रयास और कैसे क्या कहानी आपको समझ में आई, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।